लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आज जतिन ने किया, उसकी एक झलक आपने कुछ ही देर पहले देखी भी थी। स्विगी तो 6 से 8 के बीच तरह से ले इशू, यानी कि अगले हफ्ते पोस्ट दिवाली एक्शन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। 371 से 390 का प्राइस बैंड है। लेकिन यतिन, जब आप मैनेजमेंट से रूबरू हुए, बताइए किस बात को लेकर वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, बिजनेस को कैसे बिल्ड होता देखेंगे? बिल्कुल। तो देखिए हर्षदा, आईपीओ की बात करें तो एंकर बुक अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले ये मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है। इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, अगर हम स्विगी की बात करें तो जो इंस्टामार्ट इनका बिजनेस है, यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक्शन आ सकता है। इनफैक्ट जो 70-80% 100% की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो यही बिजनेस से आएगी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। जहाँ तक कि ट्रेडिशनल फूड कारोबार का सवाल है, जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जो डाइन आउट बिजनेस है, यहाँ भी अच्छा खासा ट्रैक्शन होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में सुधार आएगा। इनफैक्ट FY24 का जो प्रदर्शन देखें और जो Q1 का प्रदर्शन देखें तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो जो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो और जो न्यू एज कंपनीज हैं, अगर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती हैं तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होते हैं। और इशू की बात करें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का इशू, और क्लियरली क्विक कॉमर्स एक ऐसा पिलर है जिसके बारे में ब्लिंकिट ने भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी है और इंस्टामार्ट को भी लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकते हैं। डार्क स्टोर्स का एडिशन भी काफ़ी एग्रेसिव आगे जाके हुए आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है। स्केल क्यू कॉमर्स से ही आएगा। यतिन, इन्होंने कुछ कहा कि पहले करीब $12 बिलियन का इशू ला रहे थे, उसको कम किया है। अब कोई खास वजह तो उसके पीछे? देखिए, ये जो सेबी की रेगुलेशन होती है ना, उसके अंदर ही मैनेजमेंट बात करता है, तो कोई प्राइस पे आउटलुक नहीं देते। लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट की है चीज़ कि जो बाजार और जो मार्केट का फीडबैक आता है, जो इन्वेस्टर का फीडबैक आता है, जो अगले 4-5 दिन में जो रोड शो होंगे और पिछले 4 वीक से जो वो रोड शो कर रहे हैं, उसके फीडबैक के हिसाब से उनको लगता है कि प्राइस पॉइंट पे काफ़ी इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल है इंस्टीट्यूशनल साइड पे। ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो ऑब्वियसली रिटेल पे डिपेंडेंसी कम होती है क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा वीक है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशनल साइड पे इनको लगता है कि डिमांड काफ़ी ठीक ठाक है और करंट मार्केट प्राइस जो उन्होंने प्राइस बैंड डिसाइड किया है, यहाँ डिमांड आनी चाहिए। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट वो इंटरव्यू हम आगे शाम को भी चलाएंगे, आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी सुन सकते हैं, जो यतिन ने आराम से बैठकर कंपनी के क्यू कॉमर्स हेड और साथ ही साथ CFO से बातचीत की है। लेकिन सवाल गौरांग आपने गेस कर लिया होगा, आप ही की तरफ आएगा। 371 से 390, अगर 390 की प्राइस ये है, अपर बैंड पर आप क्या सब्सक्राइब करना चाहेंगे इस IPO के लिए, जहां पर इनका मार्केट शेयर जोमेटो से कम है, वैल्यूएशन ऑफ कोर्स 57% सस्ती रखी है इन्होंने इस पर्टिकुलर IPO के लिए, लेकिन जोमेटो प्रॉफिटेबल है और इस कंपनी को कुछ समय लगेगा मुनाफा कमाने के लिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, यही है हर्षदा कि ब्रेक इवन खास करके क्विक कॉमर्स कंपनियों को मेरे ख्याल से बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। आपको याद होगा जब जोमेटो का भी IPO आया था तो मुनाफे में नहीं थी जोमेटो, मेरे ख्याल से नेट नेट थोड़ा बहुत नुकसान था, अगर मुझे ठीक तरीके से मेरी याददाश्त है तो स्विगी पर मेरी जो पूरी टीम है वो फिलहाल कामकाज कर रही है, लेकिन मुझे अनुमान लगा करके चलता हूं कि शायद सब्सक्राइब की हम रिकमेंडेशन देंगे। लिस्टिंग गेन्स को लेकर के जहां तक मेरा अनुमान है, आपको ज्यादा उम्मीद नहीं चाहिए। उसका बड़ा कारण यही है कि कंपनी नुकसान में है। एक उदाहरण हमारे सामने ही है, बहुत कम समय पहले ही ओला इलेक्ट्रिक को IPO आया था, 76 वाला मेरे ख्याल से 150 तक गया और फिर परिस्थिति हमने ये भी देखी कि IPO के नीचे भाव आ गए। कारण 1,500 करोड़ का लॉस ओला इलेक्ट्रिक के बैलेंस शीट पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही जा करके आप अपना मन बनाइए। मैं मेरे तरफ से सब्सक्राइब करने की राय तब दूंगा जब वो IPO नोट मेरे हाथ में आएगी हर्षदा। फिलहाल तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन वैल्यूएशन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह। ओके, चलिए, ये स्विगी में बात हुई, मैं थोड़ा सा बात इस पर और करना चाह रहा था, लेकिन ये काम करते छोड़ते हैं इसको भी।